सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और 12 नवंबर इस साल छोटी दीपावली भी है और हर साल मेरा बर्थडे भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कुणाल दलाल को। तो अभी गुड़गांव में आयोजित एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024-25 में JBCN एजुकेशन के जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कुणाल दलाल, इनको एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और JBCN एजुकेशन को भारत का सबसे सम्मानित शिक्षा ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया। JBCN एजुकेशन को लगातार दूसरे साल ये खिताब मिला है। JBCN एजुकेशन की बात करें तो ये मुंबई में 5 इंटरनेशनल स्कूल्स को ऑपरेट करता है, संचालित करता है। तो इस प्रश्न में कुणाल दलाल का नाम आपको याद रखना है। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 के लिए मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। सीनियर जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पेनबेक को मिला, उनके उपन्यास कायरोस के लिए। जर्मन की लेखिका है ये और ट्रांसलेटर इसमें माइकल हॉफमैन है। व्हीटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये अभी पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला, असम की है ये। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाइक को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021, ये 2021 के लिए तो रतन टाटा जी को अभी मिला और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब मोहम्मद सलेम को मिला। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। और एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये मिशेल टेलाग्रेन को मिला। अच्छा, गणित से याद आता है, जो रामानुजन पुरस्कार है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जिसे कहते हैं, आप बताइए ये अभी किसे मिला है? वो एक अमेरिकी हैं, अमेरिका के व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है ये आप लोग बताएंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 नवंबर को। तो हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती होती है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखना, इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है, भारत रत्न, कब? 1992 में। और वे 1923 में दिल्ली विशेष सत्र और 1940 में रामगढ़ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी उसका अध्यक्ष उन्हीं को चुना गया था। उनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अच्छा, ये तो हो गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है, वो 24 जनवरी को मनाते हैं, याद रखना। अच्छा, एजुकेशन से ही संबंधित एक केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री श्री योजना, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जिसको मोदी जी ने ही लॉन्च किया था। कब? 7 सितंबर 2022 को। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसका उद्देश्य है देश भर में 14,500 स्कूलों को बेहतर बनाना। अब डे वाला प्रश्न है, तो चलो नवंबर में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे था। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे के रूप में मनाया था। तो ये ध्यान में रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल में विश्व कृषि मंच का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जैकलीन डी रॉस ह्यूजेस को। तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की ये नई सेक्रेटरी जनरल बन गई है, इनका नाम है डॉक्टर जैकलीन डी रॉस ह्यूजेस। वैसे वो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की डायरेक्टर जनरल भी हैं और अब वे विश्व कृषि मंच की महासचिव बन गई हैं। डॉक्टर जैकलीन नाम याद रख लो आप। तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको और रिवाइज करवाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि सतीश कुमार अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने थे।
बी श्रीनिवासन की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के चेयरपर्सन। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के प्रेसिडेंट। जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष बन जाएंगे जल्दी। मोहसिन नकवी ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। और संजीव रंजन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के नए सेक्रेटरी जनरल बनेंगे। बाकी अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल बनेंगे। पी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए निदेशक, ये तो एग्जाम में आ गया अभी। अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। टीवी सोमनाथन हमारे नए कैबिनेट सचिव बन गए। पावेल डोरोव टेलीग्राम के फाउंडर है, ये भी प्रश्न अभी एग्जाम में आ गया क्योंकि अभी टेलीग्राम बहुत न्यूज में था, मैंने आपको बताया भी था ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। प्रीति सुडान भी इंपॉर्टेंट नाम है, यूपीएससी की अभी नई अध्यक्ष बनी है ये। तो ये सारे अभी नए अपॉइंटमेंट है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसे 50वें AFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा फोर्ड कोपोला। तो ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता हैं फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, जिनको अभी 26 अप्रैल 2025 में यानी कि अगले साल हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म उद्योग में उनके निरंतर योगदान के लिए उनको ये सम्मान मिलेगा। बाकी AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति के फिल्म में आजीवन योगदान को मान्यता देता है। ये AFI के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। AFI की स्थापना 1967 में अमेरिकी फिल्म के विकास को बढ़ावा देने और इसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे AFI का मतलब आप कह सकते हो अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट है। तो याद रखना इस बार का जो ये 50वां AFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार है किसे मिलेगा, फोर्ड कोपोला को। ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, तो आंसर होगा हिंडाल्को। तो 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के अनुसार लगातार 5वें साल दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी बनी है हिंडाल्को। मतलब हिंडाल्को कंपनी ने पर्यावरण को ध्यान में रख करके अपना प्रोडक्शन किया है। वो जीरो कार्बन और जीरो वेस्ट को ध्यान में रख करके काम कर रही है। आपको याद भी आएगा, अभी पिछले महीने ही हमने पढ़ा था कि जो हिंडाल्को है वो इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य बन गया है। पढ़ा था हम लोगों ने हिंडाल्को। इसकी स्थापना होती 1958 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। इसके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला और मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पाई है। आदित्य बिरला ग्रुप की ये सब्सिडरी कंपनी है। एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चर कंपनी आप इसे बोल सकते हो। तो हिंडाल्को इसका सही उत्तर होगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन ये अभी कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान बेंगलुरु यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज बेंगलुरु में किया गया है। तो ये वास्तविक समय में कर्नाटक और देश की जनसंख्या बताएगी आपको। मतलब ये जो घड़ी है रियल टाइम में जो देश की पॉपुलेशन कितनी होगी और कर्नाटक की पॉपुलेशन कितनी है ये अपडेट कर करके आपको बताती रहेगी। हर 1 मिनट 10 सेकंड में ये अपडेट होती रहेगी। तो याद रखेंगे भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी ये कहाँ पर स्थापित की गई, बेंगलुरु में। और घड़ी से 2 प्रश्न आपको और याद आएंगे। अभी देश की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई थी उज्जैन में। और भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी ये स्थापित की गई CSIR के मुख्यालय में जो आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अच्छा, बेंगलुरु से ही मैं आपको याद दिलाऊं तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये आपको बेंगलुरु में मिलेगा। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और ये जो बेंगलुरु है ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना था। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जिसे आर्ट पार्क कहते हैं ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ था। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये बेंगलुरु में मिलेगा। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर ये कहाँ पे स्थापित किया गया, बेंगलुरु में ही। बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWD-200B ये क्या है,
भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है या ड्रोन आप कह सकते हो, ये भी यहीं पे लॉन्च हुआ था। और दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार ये कहाँ पे खोला गया? बेंगलुरु में ही। साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्काई डेक ये कहाँ पे बनेगा? बेंगलुरु में ही, 250 मीटर ऊंचा होगा। इतने प्रश्न आप और यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं, याद रखेंगे करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैसे तो आपको बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन सब का हेडक्वार्टर यहीं पर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान के अजमेर के निकट पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला यह भी शुरू हो चुका है। 9 नवंबर को शुरू हुआ, 15 नवंबर 2024 तक ये चलेगा। इस पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहा जाता है। और ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि पुष्कर में ही, राजस्थान के पुष्कर में ही देश का एकमात्र आपको ब्रह्मा मंदिर मिलेगा। अच्छा, पुष्कर से एक और प्रश्न बनता है कि पुष्कर महोत्सव या पुष्कर फेस्टिवल ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखो, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और पुष्कर मेला आपसे पूछेंगे तो ये राजस्थान में हमने पढ़ा। इसी तरह से कुछ और मेले जो आपके न्यूज में रहे थे मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन ये होता है हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेले का आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में। माघी मेला पंजाब में और माघ मेला प्रयागराज में। झिंगा मेला पंजाब में। लक्खी मेला राजस्थान के सीकर में। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर और श्रावणी मेला देवघर झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख। अंबुबाची मेला असम। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये मेला है। और कुंभ मेला आपको पता है 4 जगह इसका आयोजन होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। पुष्कर मेला राजस्थान हमने देखा। नौचंडी मेला मेरठ में और सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में। तो ये सभी मेले हमने न्यूज में पढ़े थे, मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिया, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में WTA फाइनल का एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा कोको गॉफ। तो कोको गॉफ आप जानते हो ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर है और अभी उन्होंने ही अपना पहला WTA फाइनल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने झेंग किनवेन को हराया है जो कि चाइनीज टेनिस प्लेयर है। अच्छा, ये जो आयोजन है ये हुआ कहाँ पे? मतलब WTA फाइनल का जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ? रियाद, सऊदी अरब में हुआ। तो इसमें WTA फाइनल में जो सिंगल्स का टाइटल जीतता है यानी कि जो एकल खिताब जीतता है ना, उसे बिली जीन किंग ट्रॉफी दी जाती है। तो किसे मिली होगी? ये कोको गॉफ को मिली, आप कह सकते हो। कोको गॉफ इन्होंने पहली बार ये बिली जीन किंग ट्रॉफी को जीता है और इस तरह से इनकी उम्र है 20 वर्ष। तो 20 वर्षीय कोको गॉफ ये रशिया की मारिया शारापोवा के बाद WTA फाइनल का एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है, क्योंकि मारिया शारापोवा ने 2004 में जब 17 साल की थी उस उम्र में ये खिताब जीता था। और इस WTA फाइनल में कौन कौन से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो आप ऐसे समझो कि जो वर्ल्ड के टॉप 8 रैंक वाले खिलाड़ी होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार कोको गॉफ विजेता रही है, इनका नाम ध्यान रखना। टेनिस से तो मैं आपको 4 ग्रैंड स्लैम जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे साल में वो आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेन सिंगल है वो जीता जेनिक सिनर ने, वो इटली से हैं। और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, वो बेलारूस से हैं। और मेंस डबल में जो भारतीय हैं वो विजेता रहे थे रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। रोहन बोपन्ना आप जानते हो रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो मेन सिंगल जीता है कार्लोस अल्काराज ने जो स्पेन से हैं और वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने, वो पोलैंड से हैं। विंबलडन ओपन में बारबोरा क्राजिकोवा चेक रिपब्लिक से हैं, वुमेन सिंगल जीत लिया। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन से हैं। देखो, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में मेन सिंगल तो सेम है और सबसे सीधा रहेगा US ओपन। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला याद है तो वो का वही यहाँ पे छाप दो, क्योंकि मेन सिंगल जेनिक सिनर ही है और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ही है। कई बार स्टैटिक पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये होता है हार्ड कोर्ट पे और फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे। तो विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर माह 30,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार पाने वालों को 30,000 रुपए महीना देने की घोषणा की है। तो राज्य में अभी 55 पद्म पुरस्कार विजेता हैं और उनको अब हर महीने 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से उड़ीसा सरकार हर साल इसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब ये करेगी उड़ीसा, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुवर दास। यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर है, सांबर हिरण है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। वृक्ष है पीपल का और पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा। हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है, इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है। और जहाँ पे जो व्हीलर द्वीप हुआ करता था अब उसे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। क्लासिकल डांस ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। कुछ और महोत्सव यहाँ मनाते हैं जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व महोत्सव हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व और धानु जात्रा उत्सव हो गया। कुछ करंट अफेयर्स भी अगर यहाँ से देखें तो आपको याद होगा उड़ीसा के काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला था। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया की अपनी तरह की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू हुई। लघु बाण जाति द्रव्य कार्य लाभा योजना यहाँ शुरू हुई। और उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष ये सुरमा बाड़ी बनी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यहाँ शुरू हुई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ये खोजा गया यहीं पे। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया जिसका नाम है लीसा। उसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और आबादा योजना शुरू हुई। कपिलेश्वर मंदिर है यहाँ पे भुवनेश्वर में और अभी इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया। उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। स्वयं योजना यहाँ शुरू होती है। देश का पहला राइस एटीएम ये शुरू हुआ भुवनेश्वर में। उड़ीसा बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। सुभद्रा योजना शुरू हुई। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला ये तीसरा राज्य बना था उड़ीसा। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन यहाँ पे हुआ था भुवनेश्वर में। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय ग्रुप पीवीटीजी ग्रुप बना था। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा ये शुरू की कहाँ पे? उड़ीसा के कलिंग नगर में। उसके अलावा एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया अभी प्रत्यक्षा रे को, ये उड़ीसा की ही तैराक है। ग्रामोदय योजना शुरू हुई। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो उड़ीसा। दूसरा नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल ये मनाया गया पूरी उड़ीसा में। 2025 में 88वां भारतीय दिवस मनाया जाएगा भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कवर करवाए। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन, ये सभी रिवीजन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा। और पीडीएफ बिल्कुल फ्री होती है जो आपको मिलेगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। पीडीएफ के साथ साथ आपको क्विज भी मिलती है टेस्ट लगाने के लिए, ताकि आप टाइम टू टाइम अपना रिवीजन कर सको डेली। और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन या तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस मौके पर एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा कि आज अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, प्लीज जम के शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अभी हाल ही में किसे विश्व नौकायन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ली क्वान हाई। तो अभी ली क्वान हाई को विश्व नौकायन यानी कि वर्ल्ड सेलिंग के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से नियुक्त किया गया अगले 4 सालों के लिए। मतलब अभी भी यही थे और अभी इनको एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। ली क्वान हाई नाम से पता लग रहा है ये चाइनीज है। विश्व नौकायन इसकी स्थापना 1907 में पेरिस में हुई थी।
अच्छा, नौकायन से आपको एक याद आएगा प्रश्न, नेहरू ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? बोट रेस से है। ये बोट रेस हर साल होती है केरल में, केरल के पुन्नमदा झील में। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिर पूछा 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिलेश को। 2023 में WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पे। और FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह को। और विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस ये मनाया गया 10 नवंबर। T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए संजू सैमसन। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़। PM मोदी ने किनके सम्मान में अगले 1 वर्ष तक जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? बिरसा मुंडा। पंडित राम नारायण का निधन हो गया, वे क्या थे? सारंग वादक थे। और आखिरी प्रश्न पूछा थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? सोनू सूद। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो आंसर होगा रामचरण। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।